वह उतरती हुई धूप को लाल पीली जमीन पर निरखते हैं और पृथ्वी पर मनुष्य के रहने के लिए 5 आंगनों वाला घर ढूंढते हैं। वह अपना चेहरा तुम्हारी रोशनी में देखते हैं और अपने लेखन की कोमलता और काव्यात्मकता से दिल को छू लेते हैं। धीर समीरे में भारतीय परंपरा की उनकी खोज हुजूर दरबार तक पहुंचती है और कोहरे में कैद रंग के बीच वे सहजता से इमारतें और बंदर के साथ धूल पौधों पर तलाश लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे दौर के सर्वाधिक प्रतिष्ठित लेखक गोविंद मिश्र जी की। मिश्र जी, साहित्य तक के बातें मुलाकातें के साप्ताहिक कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, गोविंद मिश्र जी का लेखन इतिहास को समेटते हुए अतीत के संदर्भ में आज के प्रश्नों को बखूबी उठाता है। बुंदेलखंड से लेकर हिंदी साहित्य में जितने भी तरह के प्रयोग हो सकते हैं वह आपने अपनी लेखनी में किया है। आपके कहानी संग्रहों में नए पुराने माँ बाप, अंतःपुर, धांसू, रगड़ खाती आत्महत्याएं, मेरी प्रिय कहानियां, अपाहिज, खुद के खिलाफ, खाक इतिहास, पगला बाबा, आसमान कितना नीला, स्थितियां रेखांकित, हवाबाज, मुझे बाहर निकालो। इसके अलावा आपने अद्भुत यात्रा वृतांत लिखे, धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें, परतों के बीच और यात्राएं। साहित्यिक निबंध भी आपने लिखे खूब, साहित्य का संदर्भ, कथा भूमि, संवाद अनायास, समय और सर्जना। बाल साहित्य में भी आपकी लेखनी ने एक अलग छाप छोड़ी। कवि के घर में चोर, मास्टर मनसुख राम, आदमी का जानवर, ओ प्रकृति मां। आपके सृजित पात्रों की संख्या 1000 से भी अधिक है। हिंदी साहित्य में यह कारनामा करने वाले वह इकलौते लेखकों में होंगे जहां तक मेरी जानकारी है। आपकी कहानियों में एक ठेठ गवई अंदाज मिलता है तो विदेशी पात्र और इतिहास भी दिखता है। उपन्यास, कहानी, यात्रा वृतांत, साहित्यिक निबंध, बाल साहित्य और कविताएं भी आपने खूब सारी रची। आपको आपके लेखन कर्म के लिए सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश हिंदी प्रतिष्ठान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, दिल्ली अकादमी, सुब्रमण्यम भारती सम्मान जैसे ढेरों पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कार गोविंद मिश्र जी के कद को आंक नहीं सकते। आप भारतीय सांस्कृतिक आदान प्रदान श्रृंखला के तहत जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, अन्य देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। अपने श्रोताओं को मैं बता दूं कि मिश्र जी बहुत ही बड़े प्रशासनिक पद पर रहे, यहां तक कि देश में सबसे बड़े पद जो डायरेक्ट टैक्सेस का होता है उसको भी आपने सुशोभित किया। लेकिन अपने प्रशासनिक कर्म के अलग उन्होंने अपनी लेखनी में जो छाप छोड़ी उसकी वानगी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हिंदी में सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बाद केवल डॉक्टर गोविंद मिश्र जी को मिला है। मैं मिश्र जी का स्वागत करता हूं और उनको बातें मुलाकातें के इस कार्यक्रम में अतीत की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं उस तरफ मिश्र जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं जब उनका बचपन, जब वो उत्तर प्रदेश के गांव में पैदा हुए, किस तरह पैदा हुए, किस तरह उनका बचपन बीता, कैसे पढ़ाई लिखाई हुई और प्रशासनिक की यात्रा और लेखन की यात्रा साथ साथ कैसे चलनी शुरू हुई। मेरा ख्याल है पुरानी चीजों को दोहराने से थोड़ा बचना चाहिए। तकलीफ होती है क्योंकि बात तो वही है कि मेरे माँ बाप प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। मैं गायों को नार तक छोड़ने के लिए उनका गोबर भी समेटता था और सिर पर रख के लाता था, जिससे माँ हमारे घर को लीपती थी।
वहां से लगाकर ये जरूर है कि अब जहां तक मैं पहुंचा हूं तो भी मुझे वो समय बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा खाना मैंने उस वक्त खाया। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक ने मेरे होते ही गाय भैंस पाली, मुझे उस वक्त का दूध पिलाया, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बात भी कर सकता हूँ। वहां की बातें याद करने का बहुत मन तो अब नहीं होता है, और वो चीजें मेरा ख्याल है उर्मिला शिरीष की किताब बयाबा में बहार जो उस पर जीवनी लिखी है उसमें आई ही है। और मैंने भी अब आत्मकथा जो प्रकाश्य है राजकमल से, धारा के विपरीत नाम से, उसमें लिखकर अब तौबा कर ली है कि भाई फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल वाली बात ना हो। हाँ, इतना जरूर है कि साहित्य से जहां जुड़ा हुआ, तो मैं इंटरमीडिएट में जब था, ये भी बता दूं आपको कि मैं सिर्फ 12वीं दर्जे तक हिंदी पढ़ा हूँ। और ये बात दूसरी है कि अब मुझ पर दो डीलिट हो चुकी, पीएचडी तो जाने कितनी हुई। तो उस वक्त 14 वर्ष की उम्र में मेरी पहली 2-3 कहानियां हैं। पूर्णमासी का भोग, चंदनिया आरज करे, ऐसी एक आध और है। वो मैंने अपनी बचपन की प्रेमिका के ही लिए लिखी थी। और उससे आज भी मेरा ये होता है विश्वास कि अगर आपकी रचना को एक भी ऐसा पाठक मिल जाए जिसके हृदय में वो उतरती चली जाए, तो उस रचना का आना सफल। बहुत लोग रोते हैं हिंदी के पाठकों को लेकर, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं उस वक्त की बात याद रखता हूँ। एक पाठक वैसा बहुत कीमती है, आज मैं उसे वो प्रेम देता हूँ, उसे एक पाठक को। अभी हंस में कहानी आई तो एक तो लोगों की वो आई, मैंने बड़ी इज्जत से बात की उनसे, कुछ कुछ वैसे ही कि जैसे मैं अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहा हूँ। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर बीच में यूनिवर्सिटी में मैंने अंग्रेजी में एमए किया। वो इसलिए कि उस वक्त मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी। मेरी माँ ट्यूशन कर करके मुझको पैसे भेजती थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उनका बोझ हल्का करने के लिए नौकरी जरूरी थी। तो अंग्रेजी में एमए किया। फिर कंपटीशन आईएएस में बैठने के लिए भी थोड़ी देर साहित्य लेखन मुलतवी रहा, लेकिन उसके बाद फिर उसने मुझे पकड़ लिया या मैंने उसे पकड़ लिया, एक ही बात है। बहरहाल ऐसा साथ चला साहित्य से जो आज तक नहीं छूटा, और मुझे अपनी सारी प्रशासनिक उपलब्धियां इसके सामने जीरो, शून्य लगती। आज जितने लोग मुझे, आप जैसे लोग मुझे जानते हैं साहित्य की वजह से, अब अफसर होने की वजह से कितने जानते हैं। तो मैंने हमेशा अफसरी को नौकरी ही समझा, जबकि लिखना आपकी चेतना को निरंतर उत्तरोत्तर उठाता चला जाता है, और आप जिस जगह पहुंच के लिखते हैं वो अपने आप में उपलब्धि होती है। पुरस्कार तो ये है सबको मिलते ही हैं, मिल जाते हैं, लेकिन उपलब्धि लेखन की लेखन ही है। जैसे प्रार्थना पर बैठना इसलिए नहीं कि मोक्ष चाहिए या पूर्व अगला जन्म अच्छा हो, लेकिन प्रार्थना का सुख, इसी तरह लेखन का सुख लिखने से बढ़कर नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम अपने कुछ साथियों को देखते हैं कि वो लिखना छोड़ चुके हैं। बहुत अफसोस हो, बहुत पीड़ादायक होता होगा। हाँ, और पूछिए दूसरी चीज। बचपन तो हो चुका जी, कितनी अच्छी बात आपने कही। मैं दरअसल आपके बचपन में इसलिए जाना चाहता था कि आज की पीढ़ी, उसको लगता है कि लेखन कोई बहुत महत्वपूर्ण या
अर्थवत्तापूर्ण काम नहीं है। मैं लोगों को यह बताना चाहता था कि एक गांव से निकला हुआ लड़का जिसकी परवरिश किसी बहुत समृद्ध परिवार में नहीं हुई थी, उसने अपने लेखन कर्म से अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जिसके सामने प्रशासनिक सेवा का, देश का सर्वोच्च पद, एक पूरे विभाग का भी छोटा है। मैं आपके मुंह से यह कहलवाना चाहता था ताकि नई पीढ़ी को यह संदेश इसमें जाए। आप एक दो चीज और जोड़ लीजिए। हम मेरी आत्मकथा का शीर्षक है धारा के विपरीत। ये शीर्षक मेरा नहीं है, मैंने भूमिका में स्पष्ट किया है। विष्णुकांत शास्त्री जी और मैं अज्ञे जी के शिविर बरगी नगर में एक हफ्ते तक थे। हम दोनों नर्मदा स्नान करने जाते थे सुबह, अकेले ही दोनों। तो वो जल में बैठ करके जनेऊ इधर और सूर्य की तरफ अभिमुख, बड़े ऋषि थे भी, वो ऋषि जैसे मुद्रा में थे। तब मैंने उनसे सवाल किया कि आप जैसे लोग जो प्रोफेसर और ये सब हैं एकेडमिक वर्ल्ड के, वो जब साहित्य में आते हैं उनको श्रेय ज्यादा है या हम जैसे लोग जो मशीनी दुनिया से किसी तरह अपने को बचाए हुए यहाँ आते हैं उनको ज्यादा है? थोड़ी देर उन्होंने सोचा, फिर बोले आप लोगों को ज्यादा है क्योंकि आप धारा के विपरीत तैरते हैं। वो धारा के विपरीत एक और धारा के विपरीत हुआ कि मैंने अंग्रेजी मीडियम से, यही आईएएस में बैठने और अच्छी नौकरी पाने के लिए लिया बीए से, लेकिन हिंदी में लिखना शुरू किया। कोई जानबूझ के नहीं, हिंदी स्वतः ही मुझ में आ गई क्योंकि मैं बोलचाल की भाषा उससे ज्यादा जुड़ा हुआ था। और आज भी मैं सोचता हूं कि अगर सृजनात्मक लेखन में किसी को अपना भविष्य चाहिए तो वो सिर्फ मातृभाषा में लेखन से ही हो सकता है। अंग्रेजी में लिखने से कुछ नहीं मिलता है। और तीसरी बात जो धारा के विपरीत के संदर्भ में है वो ये कि मैंने एक साधारण व्यक्ति का जीवन, ये जो आडंबरी अफसरी होती है, इससे हमेशा ऊंचाई पर रखा। मैं आज भी अपना आटा पिसाता हूँ, सब्जी लेने जाता हूँ और ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ के बिजली बिल लाइन में लग के जमा करता हूँ। तो इसमें जो सुख है साधारण मनुष्य बने रहने में, वो सुख कहीं और नहीं है। मैं क्या यह मानूं कि यह गांधीवाद का प्रभाव आपके ऊपर था या कोई और आदर्श आपके सामने था जिससे आपने यह अपने जीवन में उतारा? यह मैंने एक आपको अपने इंटरव्यू में कहा है, वो बात दोहरा देता हूं कि सबसे बड़ा प्रभाव मैं ही अपने आप पर हूं। क्या बात। साहित्य का प्रभाव अगर है तो मैं साहित्य को साधारण मनुष्य से जोड़ कर देखता हूं। आप मनुष्य से कटे तो साहित्य से कट जाते। तो ये जो अफसरी जिंदगी है वो आपको आदमियों से थोड़ा अलग करती है। मैंने पूरे जीवन भर इस चीज को नकारा और आज तो खैर स्वतंत्र व्यक्ति हूं और बड़ा अच्छा है। आपको एक बात बता दूं, जरा वो सीक्रेट बात है मगर अब लेखक रोक नहीं पाते हैं। मुझे कुछ वर्षों पहले ये इल्म हुआ साहित्य अकेडमी से कि मुझे राष्ट्रपति भवन में बतौर राइटर इन रेजिडेंस 2-3 महीने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। आपको सच बताऊं, मैं घबरा गया। और वहां पे वो राष्ट्रपति, हमारे देश की सर्वोच्च संस्था, मना नहीं कर सकते थे और शायद मैं मना करता भी नहीं अगर आ जाता। लेकिन मैंने सोचा कि वो जिंदगी तो वहां तो कैद हो जाऊंगा मैं। यहाँ मैं मुक्त होकर के जब चाहे सड़क पे चला जाऊं, जब चाहे सब्जी वाले से बात कर लूं। वहां तो जो मुझसे मिलना, आप भी आते तो सिक्योरिटी के थ्रू आना पड़ेगा। क्या होगा? मैं सच में घबरा, ईश्वर से तहे दिल से प्रार्थना की कि मुझे बचाइए और वाकई प्रभु ने मेरी सुन ली। 2-3 दूसरी भाषाओं के, एक बांग्ला के थे, एक मलयालम के,
उनका नंबर मेरा तीसरा था, मेरे आते आते वो प्रोजेक्ट खत्म हो गई, बच गया। आपकी रचनाओं के शीर्षक, कहानियों के, उपन्यास के, यहाँ तक कि आत्मकथा का भी शीर्षक सामान्य शीर्षक से अलग है। कथानक भी अलग है, भाषा और विन्यास भी अलग है। आपने जीवन के इतने बहुविध अनुभवों को और इस तरह के शीर्षकों को किस रूप में चुना, कहां से पाया? ये इसमें थोड़ी सी मैं मानता हूं सायास्ता थोड़ी है। वो इसलिए है कि जब आप ज्यादा लिखते हैं तो थोड़ा दोहराव से बचने की कोशिश करते हैं। तो मैंने हर उपन्यास जो शुरू किया वो एक नए विषय, नए परिवेश, जिसको कहते हैं इग्नाइटिंग फोर्स, वो वहीं से आई। और दूसरी तो ये है ही कि जो पीड़ा जिस वजह से मैंने महसूस की, उससे नई चीज पैदा हुई। अब पीड़ा आप अपने ऊपर कब तक लिखेंगे? थोड़े दिनों बाद बाहर आएंगे, दूसरों की पीड़ा महसूस करेंगे। हंस में जो अभी कहानी आई है उसमें मेरे एक साथी की पीड़ा है जिसने अपने परिवार को कोरोना में खो दिया। अब मैं भी उसमें हूं, लेकिन मैं नीचे आ गया हूं, उसका दर्द जो है ऊपर। तो जब आप संवेदना से किसी चीज को छूने के लिए चलते हैं, निकलते हैं, तो विषय, परिवेश, सब कुछ नया अपने आप ही आ जाता है। हमारी दिक्कत मूलतः लेखन की यही होती है कि हम कभी शब्द जाल में, कभी शिल्प आग्रह में, कभी अपने को बहुत आधुनिक दिखाने की कोशिश में ये बुनियादी चीज संवेदना भूल जाते हैं। इसको बचाए रखना और इसको पकड़ कर चलना असली चुनौती होती है लेखक के लिए। आपने अपनी एक साक्षात्कार में अपनी कुछ प्रेमिकाओं को याद किया था। अगर मैं पूछूं कि गोविंद मिश्र जी के जीवन में प्रेम कितनी बार उतरा और कितनी प्रेमिकाओं ने उनको प्रभावित किया, तो मुझे लगता है इस उम्र में तो आपको कोई भय नहीं होगा कि प्रेमिकाएं आपस में लड़ जाएंगी या आपसे झगड़ने लगेंगी। तो उनके बारे में हमारे प्रेमिकाओं की बात नहीं है, बात प्रेम की है। प्रेम को मैंने हमेशा, संभवतः हमारे जैनेन्द्र कुमार जी के बाद सबसे ज्यादा मैंने अहमियत दी, और इसलिए प्रेमिकाएं भी खूब रही, क्यों नहीं। आत्मकथा में मैंने कुछ खास के प्रसंगों का जिक्र किया है, बट लेकिन उनका नाम नहीं लिया। मुझे कोई अधिकार नहीं है उनके जीवन को में तकलीफ कोई आए इसके लिए। हम लोगों का जीवन तो सार्वजनिक हो ही जाता है एक लेखन के बाद, खासतौर से जब आप उस पर उपन्यास लिख चुके, कहानियां लिख चुके। और करीब करीब सब प्रेमिकाओं का ही क्या कहें। मैं सोचता हूँ मेरे संपर्क में जितने लोग आए, गहरे संपर्क में, परिचय छोड़ दीजिए, परिचय मात्र नहीं, वो सब मेरे साहित्य में आए हैं, लेखन में आए होंगे कहीं ना कहीं। इसीलिए आपने जो परिचय में शुरू में बात की कि इतने पात्र हो गए, वो इसी वजह से कि उनके साथ में बहुत करीब से जुड़ा। यहां तक कि अब वो प्रेम के रूप अलग अलग होते हैं। यहां तक कि अब जो नया उपन्यास अभी आया नहीं है, हवा में चिराग, कोरोना के समय में कैसे अवरुद्ध जीवन और प्रेम भी कैसे अवरुद्ध रह जाता है, रुक जाता है, और वहां शक्ति कहाँ से मिलती है। तो वो भाव के स्तर पर प्रेम है, जहां मिल नहीं पाते वो, शायद एक मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात ही नहीं है, लेकिन प्रेम वो यही वर्ण करता है कि वो भाव के स्तर पर है। तो उसकी एक बड़ी थीमेटिक कह लीजिए सूक्त
थीमेटिक सूक्ति आती है कि अगर किसी के होने मात्र से पृथ्वी सुंदर लगे, ज्यादा सुंदर लगे, और आपको हर विपरीत परिस्थितियों में जीने की इच्छा और हो, बनी रहे, वो सबसे अच्छा, वो उसको मैंने कहा है प्रेम का सत्व। तो मैंने उसमें लिखा है कि वो उत्पल जो थे वो प्रेम के सत्व को जीने की कोशिश कर रहे थे। ये सबसे उत्कृष्ट रूप है प्रेम का। जो किताब आएगी छोटी, पढ़िएगा। जी जी, मेरी शुभकामना उस किताब के लिए। मैं आज के लेखकों के बारे में और आज हिंदी साहित्य की जो स्थिति है, हालांकि आपने कहा कि आपको पाठकों की कभी कमी नहीं रही, आपकी शोहरत, आपका सम्मान, आपकी प्रसिद्धि, आपकी किताबों की गिनती, आपकी कहानियां, सब कुछ इस बात को साबित करती हैं कि आप जो कह रहे हैं वह सही है। लेकिन आज जो हिंदी है और आज का जो हिंदी साहित्य है, यानी नई वाली हिंदी, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि बतौर वरिष्ठ आप क्या सोचते हैं, और हिंदी को लेकर और हिंदी के नए वाली हिंदी के लेखकों को लेकर आपका विचार क्या है? देखिए, मैंने कभी हिंदी को विश्व साहित्य से अलग करके नहीं देखा। एक स्थिति आती है जहां आप भाषाओं के पार, मैं उमाशंकर जोशी जी कहा करते थे कि मैं भारतीय साहित्यकार हूं जो गुजराती में लिखता है। मैं उसके आगे जाके, मैंने इंटरव्यू में उस वक्त भी कहा था, उसके आगे जाके कहता कि मैं हिंदी का साहित्यकार हूं, लेकिन मुझे टोल्स्टॉय, डोस्टोवस्की, इन लोगों से जुड़े होकर उतनी ही आत्मीयता महसूस होती है जितने अपने हिंदी के अज्ञे जी, जैनेन्द्र जी, इनको साक्षात मैं उनका संपर्क में रहा। यहाँ तक कि जब मैं यासना या पोलियाना रशा में टोल्स्टॉय की समाधि पर था, तो वो समाधि थोड़ा सा, टोल्स्टॉय तो आप जानते हैं कि बहुत रईस आदमी थे, पूरी एक नदी उनके लिए अलग के लिए तैरने के लिए थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी समाधि ऐसी हो जो सिर्फ बहुत सादी हो, मिट्टी हो। तो मिट्टी को थोड़ा उठा दिया गया है वहां, लेकिन पेड़ चारों तरफ से, उसमें कोई फूल पत्तियां झरझर झरझर करके बैठे। तो मैंने लिखा, इससे अच्छी समाधि किसी लेखक और कौन सी चाह सकता। तो वो बात नहीं है, वक्त की भी बात है कि जो वक्त मैंने लिखने से शुरू किया, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, लाखों में ये पत्रिकाएं छपती थी, घर घर हमारा नाम जाता था। आज माहौल ये है कि आपके साथ भी आमने सामने बैठ के बात नहीं हो सकती, बस यूं हो जाती। तो अभी मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन वगैरह किसी को कुछ नहीं भेजूंगा जब तक भाई पत्रिका छपी हुई ना हो। हंस भी बहुत दिनों से मांग रहे थे, ज्ञानोदय ने भी कहा कि किताब पत्रिका जब छपने लगे तब आप कहिए, हम भेजेंगे जो हमारे पास होगा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो किसी हिंदी या किसी पर्टिकुलर भाषा से नहीं जुड़ी हुई हैं। आज पूरे विश्व में सभी भाषाओं के सामने ये संकट है। आज डिकेंस की तरह कि आप चौराहे पर उपन्यास कांच पढ़ रहे हैं और आधा कस्बा वहां सुनने को इकट्ठा है, ये नहीं हो सकता। आज ये वक्त ने आदमियों को जिस तरह बना डाला है। दूसरे पैसा, मैंने जब शुरू किया था तब भी एक प्रकाशन संस्थान इस बात का गौरव महसूस करता था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके साथ चल रहे हैं। आज वही प्रकाशन संस्थान कितनी और सस्ती किस्म की चीजें छापता है पैसे का। वो भी क्या करें, वो कोई साहित्य का प्रोत्साहन करने को तो आए नहीं है, बिजनेस करने उतरे हैं संसार में। तो ये सब समस्याएं हैं। लेकिन लेखक अगर उसकी वरीयताओं में सबसे ऊपर लेखन है, जो मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में आजीवन रहा, तो वो
वो सबसे बड़ी चीज होती है। उसमें ये का है कि आपकी अगर वरीयताओं में वो है तो आप लिखेंगे, लगातार लिखेंगे। हमारे आज के लेखक, खासतौर से चूंकि आपने हिंदी की बात की है, दूसरी जगह भी थोड़ा लेखन कमर्शियलाइज हो गया है। ये कि ये किताब ज्यादा चलेगी, इस पर लिख डालो, या ये कि हम नया नया दिखते रहें, चौंकाने वाली बातें करते रहें, उस पर लिखो, ये नहीं। आपको अपनी संवेदना से संपर्क बनाए रखना है। जो चीज सचमुच तकलीफ देती है, आपके भीतर से उठती है, उस पर लिखिए और लिखते रहिए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। हमारे पाठक सिर्फ आज जब तक मैं जीवित हूं तब तक के नहीं है, आगे चल के हो सकता है ये मोबाइल और ये सब चीजों का हश्र भी वही हो जो टेलीविजन का आज हो गया है। कोई देखता नहीं, सब ये करके रिमोट पर बटन दबाते रहते हैं और 2 मिनट इधर देखा उधर देखा, इसका भी हाल हो। लेकिन लिखा हुआ सत्य रहेगा। जैसे मैंने कहा, अगर हवा में चिराग उपन्यास में मेरे लेख कलम से ये जुमला निकला कि प्रेम का सत्य इसमें है कि एक व्यक्ति के मात्र के होने से, वो कहीं भी हो, दुनिया कितनी सुंदर हो जाती है, तो इसको पढ़कर अभिभूत होने वाले लोग 50 साल बाद भी होंगे, वो रहेंगे। मैं अपने साथियों से यही बात कहता हूं कि आप सस्ती लोकप्रियता या पैसे कमाना या जल्दी प्रसिद्धि पाना, इस सब के चक्कर में मत पड़िए। प्रसिद्धि तो आएगी ही जब जीवन भर लिखेंगे। मुझे सारे पुरस्कार रिटायर होने के बाद मिले हैं, बड़े पुरस्कार। व्यास सम्मान सबसे पहला बड़ा पुरस्कार था 98 का। 97 में मैं रिटायर हुआ, तो करीब 58-59 साल की तब उम्र होती थी। उसके बाद तो उन्हें भी चाहिए कि वो अच्छे लोगों को पुरस्कार दें। आप कैसे हमको ढूंढ लेते हैं इंटरव्यू करने के लिए, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन लेखक की वरीयताओं में ये आ जाए कि मैंने 4 कहानियां लिखी, एक किताब छपी और आप फट से प्रसिद्धि चाहते हैं। मैं बड़े बड़े लेखकों के संपर्क में रहा, नागर जी, यज्ञ जी, जैन, उठना बैठना था। कभी ये नहीं कि आप हम पर लिख दीजिए, ये कभी बात मन में उठी नहीं। उनके पास बैठना ही अपने आप में एक सुख था। ये आज मैं देखता हूं कि हमारे लेखकों में ये चीज नहीं है। अब अगर आप अपने पहले के लेखकों के से ऊर्जा नहीं लेंगे, तो फिर अब आपने हमारी बात की कि हमने इतना लिखा। अरे नागर जी ने कितना लिखा, जयेंद्र कुमार ने कितना लिखा, प्रेमचंद, उन लोगों को तो उम्र भी कम मिली। मैं तो 80 के बाद बूढ़ा बैठा हुआ हूँ, घसीट खा हूँ, क्यों ना लिखूं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। लिखने के सुख से जुड़े रहिए, प्रसिद्धि सिद्धि दूसरों पर छोड़िए, आ जाएगी। आपकी प्रसिद्धि इसमें ही है कि आपको पाठक आगे चल के ढूंढ निकालेंगे। ये हमारी बातचीत के दौरान आपने अपने वरिष्ठ लेखकों को याद किया जिनसे आपके बहुत करीबी संबंध थे या जिनसे आपकी साहित्यिक चर्चाएं होती थी। मैं श्रोताओं के लिए आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिन भी वरिष्ठ लेखकों को आपने याद किया, उनकी कुछ कुछ यादें हमारे श्रोताओं को बता दें, क्योंकि आपने उनके साथ समय गुजारा है और हमने उनको पढ़ा है, तो आज की पीढ़ी ये जान सके कि वे वरिष्ठ लोग वाकई इतने बड़े कैसे बने। गोविंद मिश्र जी तो बड़े हैं, लेकिन जो अपने से भी बड़े की बात कर रहे हैं। यस यस, मैं तो उनकी धूल बराबर नहीं हूं भाई। तो देखिए, जैनेन्द्र कुमार जी का एक प्रसंग मुझे याद आता है, जिस पर आपका एक प्रश्न भी था थोड़ा पहले। 4 तिलक मार्ग, तो मेरा उपन्यास तुम्हारी रोशनी में तब आया था। तो वहां एक चाय पार्टी थी रमेश चंद्र जैन जी के घर पर। हम लेखकों के 15-25 लोग थे, तो हम लोग अलग बात कर रहे थे। तो जैनेन्द्र जी पीछे से आए, बोले क्या बात हो रही है, हमारे पीठ पर धौल जमाया।
तो मैंने कहा, ये लोग पूछ रहे थे कि आपके नए उपन्यास का विषय क्या है। तो जैनेन्द्र जी ने कहा, क्या है विषय तुम्हारे नए उपन्यास? मैंने कहा, प्रेम। फिर एक दो धौल जमाई, और विषय हो ही क्या सकता है। एक तो ये अज्ञे जी की याद में ये देखिए कि जब लाल पीली जमीन उपन्यास आया तो उन्होंने गोल्फ लिंक्स में रहते थे, अपने घर पर गोष्ठी की, सिर्फ लेखक लोग उसमें थे, करीब करीब सब बड़े लेखक वहां पहुंचे थे। निर्मल वर्मा थे, जैनेन्द्र जी भी थे तब, और भवानी भाई भी थे। वो गोष्ठी उन्होंने इतनी तन्मयता से रिकॉर्ड की कि वो अभी भी छपी हुई है। मेरी किताब साहित्य, साहित्यकार और प्रेम, जो वाणी प्रकाशन से है, उसमें है वो वर्बेटिम उस पर। तो एक ये कि करीब करीब नौसिखिए लेखक की किताब पर गोष्ठी करना और आलोचना भी करते थे वो, ये अपने आप में बड़ी चीज थी, जो मैं सोचता हूं मैं अभी तक तो नहीं कर पाया है। ये करना चाहता हूं, लेकिन अब ये भी है कि आज का कोई लेखक उस तरह से उत्सुक भी नहीं है जैसे हम लोग होते थे। भवानी भाई की जहां तक बात है तो वो गांधी निधि जो राजघाट के पास है वहां रहते थे, मैं अक्सर जाता था। उनकी एक बात बड़े बहादुरी से, जबकि पेसमेकर लगा हुआ था, वो कहा करते थे, आप हुजूर सुनिएगा क्यों नहीं मेरी कविताएं, मैं आपको रोक कर सुनाऊंगा, खड़े होकर सुनाऊंगा, नुक्कड़ पर सुनाऊंगा, आप सुनिएगा कैसे नहीं। मैंने कहा, ये देखिए ये चीज होती। और नागर जी का तो ये था कि साहब वो जमाना जब चौक लखनऊ के घोड़े तक उनका नाम जानते थे। नागर जी का स्टेशन में नाम दे दो, तांगे वाला आपको वहां पहुंचा देगा। ये यश उनका जनता से, आम जनता से जुड़े रहने की वजह से भी था। और उनकी पत्नी भी बेहद स्नेहवती थी। कोई लेखक आ जाए उसको बिना खाए घर से जाने नहीं देती, बिल्कुल ऐसा बेटे जैसा वो था। अब वो आज का वक्त ऐसा आ गया है कि आपको चाय पिलाने, और कोरोना ने तो ऐसे कर दिया है कि जाओ ही नहीं किसी के यहाँ। तो ये वक्त अब दूसरा किस्म का हो गया है। जैनेन्द्र जी अभी इन लोगों की वो भी थी। जब मैं बंबई में था तो एक हमने अपने घर पर अज्ञे जी आए थे, अज्ञे जी थे, नरेंद्र शर्मा थे और वीरेंद्र मिश्री, सब लोग थे। तो लंच का टाइम था तो मेरी पत्नी ने कहा कि खाना, अज्ञे जी ने कहा, आपने खाने को तो नहीं बुलाया था। साहब उन्होंने बहुत आग्रह हम लोगों ने किया, खाना नहीं खाया, मैं खाने के लिए बुलाया नहीं गया। तो ये अपनी अपनी तरह की चीजें होती थी। अच्छे लोग थे उस वक्त के। अच्छा, मैंने कभी फर्क महसूस ये नहीं किया कि साहित्य की इस विधा में लिखे जाने वाला, खासतौर से कविता में ये होने लगा है कि गीतकार को आप थोड़ी सी नीचे की श्रेणी में रखते हैं, जबकि ये गलत है। तो मैं वीरेंद्र मिश्र, वो भी बंबई में थे, उनको मैंने घर पर बुलाया और उनका एकल पाठ अपने 10, 15, 20 लोगों मित्रों के बीच सुना, उन्हीं की कविता। वो इतने गदगद हुए क्योंकि उस वक्त कवि सम्मेलन भी सचमुच साहित्यिक स्तर के होते थे। ये बड़े बड़े कवि राम नरेश त्रिपाठी, दिनकर जी, बच्चन जी, सब कवि सम्मेलन में होते। लेकिन नई कविता जब आई तो गद्य की तरफ झुक करके उन्होंने उसको थोड़ा इंफीरियर मानना शुरू कर दिया।
भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। मंदिर के गांव किनारे रवानाथ अवस्थी का मैंने एक अपनी कहानी संग्रह के लिए टाइटल लिया, फिर उनको याद किया। तो क्या बात। नीरज की पंक्तियां एक से एक और कई तरह के अर्थ लिए होती हैं। ना पिलाने का सलीका, न पीने का शऊर, कैसे कैसे लोग चले आते हैं मैखाने में। अब क्या देखिए बात। इसका मतलब समाज पर भी एक आक्षेप है, ये सिर्फ मैखाने और उसकी बात नहीं है। तो ये लोग भी साहित्य, अब ये दुर्भाग्य की बात है कि इनमें कितने लोगों को साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं मिला। मेरा बस चले तो मैं सबको संवेद इकट्ठा करके उन पर वो करूं, बात करूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य में आलोचक, लेखक और पाठक और लेखक के बीच में आलोचक की जो स्थिति है वह कितनी महत्वपूर्ण है और लेखक को उस पर कितना ध्यान देना चाहिए? देखिए, लेखक आलोचक इनके बीच सुहृद रिश्ता होना चाहिए, आत्मीयता का। अगर आप इस घमंड से पीड़ित हैं और इस कुंठा से ग्रसित हैं कि आप कहानीकार क्यों नहीं हुए और आलोचक बन गए, समीक्षक बन गए, और आपको गलतियां निकालना ही है, तो वो आलोचना कहीं पहुंचती है। दुर्भाग्य से इस वक्त हिंदी आलोचना जगत करीब करीब शून्य है, और बड़े स्तर पर, सिद्धांत के स्तर पर, जैसे नगेंद्र जी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, रामचंद्र शुक्ल थे, बाद तक में रामस्वरूप चतुर्वेदी वगैरह, इस स्तर के लोग तो अब है ही नहीं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली यूं रहा कि मैंने कभी इन लोगों की आलोचना की तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ, मेरे मित्र जो थे, जो हमारी चीजों को पढ़ते थे, क्योंकि किसी भी आलोचक को किताब को या तो करे नहीं, मैंने भी आलोचनाएं कुछ लिखी हैं, मगर उन्हीं किताबों की जो मुझे बहुत पसंद आती थी। उसमें भीष्म साहनी जी भी थे, निर्मल वर्मा की है, अज्ञे जी की एक आध किताब की है, जैनन जी का अंतिम उपन्यास जो था उसको पर समीक्षा लिखी थी, सारिका में छपी थी। तो या तो आप लिखिए नहीं, अगर आपको छिद्रान्वेषण करना है तो उन्हीं किताबों पर लिखिए जिनको आपको पसंद करते हैं, और फिर वो एक तरह से साहित्य को विस्तार देती हैं। लेखक ने जो लिखा है उसको विस्तार देते हैं। व्यास सम्मान मिला था 5 आंगनों वाला घर पर, उसकी प्रशस्ति पत्र सत्य प्रकाश मिश्र ने लिखी थी, और उन्होंने जोड़ा कि ये शुरू में जो सन्नी की सारंगी के स्वर से उपन्यास शुरू होता है, अहीर भैरव के स्वरों से, वो कौवे की काव काव पर खत्म होता है। अब ईमानदारी की बात, मैंने लिखते वक्त मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं था। इसी तरह शशिभूषण सीतांशु ने मेरी एक कहानी मुझे बाहर निकालो, उसमें मैं तो सिर्फ एक याद कर रहा था अपने बचपन के चरखारी के एक स्टूडेंट लीडर थे राजन, उनके तकलीफ को याद कर रहा था कि कैसे उपेक्षित हुए। उन्होंने वो कहानी बोली तो पूरे शिक्षा का जो सिस्टम है उसको उजागर करने वाली कहानियां। और ये जो आपने राजन ने वो घर लिया था जो मेरा घर था, जब हम लोगों ने चरकारी छोड़ा तो मेरी माँ ने उन लोगों को बेच दिया था। तो हमारे आंगन में एक नीम का पेड़ होता था। हमें जब गया बहुत दिनों बाद, तो जब उसके बाद कहानी लिखी
तो वो नीम का पेड़ काट दिया गया था और लेकिन उसकी जड़ें कहीं गई, मैं उन जड़ों को ढूंढ रहा था। अब सीतांशु जी ने उसमें जोड़ लिया कि ये तो स्वतंत्रता संग्राम के वक्त के लोगों की जो ऊर्जा थी, जो उनका आदर्शवाद था, वो कैसे दफना दिया गया है, ये तो उसको व्यक्त करता है। तो आलोचक ऐसी महीन महीन चीजों को ढूंढ निकालता। अभी हाल में सुभाष कुमार जी, उन्होंने हमारे धूल पौधों पर उपन्यास, इस पर सरस्वती सम्मान मिला, उन्होंने लिखा कि ये कथा रस में बौद्धिक रस को प्रक्षेपित करने का उपन्यास। अब ये तो दिमाग में मेरे नहीं आया था, लेकिन वो शब्द उनका हमने उनसे कहा भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि बुद्धि का भी एक रस होता है। तो वो शायद इसलिए कि मैंने प्रेम पर बहुत लिखा है, लेकिन भावुकता कहीं नहीं नजर आएगी, उसको बाकायदे प्रेम को बौद्धिक स्तर पर पकड़ने की भी चेष्टा की। तो आलोचक बहुत काम कर सकते हैं, बशर्ते वो एक कुंठा से दूर हो जाए कि वो बड़े सुपीरियर। और भाई ये अलग अलग तरह की प्रतिभाएं हैं, किसी में प्रतिभा होती है कविता लिखने की, किसी में कहानी उपन्यास की, वो तो सोचते नहीं कि उनको ये बनना ही चाहिए। पर इसका एक हल यही है कि शायद हर पीढ़ी को अपना आलोचक ढूंढना पड़ता है, और लेखकों को भी कुछ को ये कर्म करना चाहिए। अज्ञे जी ने तो किया ही, ये उनको भी करना चाहिए। लेकिन आलोचना ना भी हो, आगे आने वाले दिनों में शायद विधा ही लुप्त हो जाए, क्योंकि पत्रिकाएं नहीं रहेंगी तो लिखेंगे कहाँ लोग, समीक्षाएं कहाँ आएंगी। लेकिन वो चीज तो रहेगी ही कि अपने एकांत में एक पाठक किताब को यूं हाथ में लिए हुए उसमें डूबते हुए पढ़ रहा है, वो पढ़ता रहेगा तब तक उस पुस्तक की साहित्यिकता बरकरार है। क्या बात, बहुत अच्छी बात। सर, मैं ये सवाल एक किसी भी लेखक से यह नहीं पूछना चाहिए कि आपको आपका सबसे पसंदीदा पात्र या आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है, लेकिन फिर भी मैं ये धृष्टता करूंगा कि मैं अगर पूछूं कि आपके बहुविध लेखन में कौन सी पुस्तक आपको ज्यादा भाई, या जिसे लिख के आपको लगा कि बस यही लिखना चाहता था मैं, या कौन सा पात्र ऐसा था जिससे आपने एकात्म हासिल कर लिया? देखिए, इसको इससे जोड़िए कि मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें शक नहीं कि मेरा अधिकांश पढ़ना, हिंदी तो पढ़ी ही है, हिंदी में लिखता ही हूँ, लेकिन विदेशी साहित्य, शायद अंग्रेजी का विद्यार्थी होने की वजह से सुलभ भी हुआ मुझे, तो अच्छे अच्छे अनुवाद मैंने विश्व साहित्य के पढ़े। तो मेरी सबसे प्रिय किताब हिंदी की ना होकर के दोस्तोवस्की की है, जो मेरा ख्याल है 200 साल तो हो ही गए होंगे उनको, ब्रदर्स कारामाज़ोव, जिसमें जीवन के कितने डायमेंशंस हैं जो उन्होंने पकड़े। वो मेरे प्रिय कथाकार भी हैं, क्योंकि उसी किताब में जो 3 पात्र आते हैं, एलियोशा, डिमिट्री और एक डिमिट्री एकदम तमोभाव, मैंने उसमें जोड़ा है कि सतो रजो तमो गुण, इन 3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि दोस्तोवस्की ने ये सब जानते ही नहीं होंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन वो आते हैं उसमें। दूसरे पात्र का मैं नाम भूल रहा हूँ, डिमिट्री तो बड़ा क्रूर और वो है, एल्यूशा आधा स्पिरिचुअल है, बीच का इवान नाम था, शायद इवान। तो वो किताब जिसमें आप जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को भी छू लेते हैं।
मेरी अनुभव में आत्मिक दुनिया नहीं है, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर लिखने के सुख को पीछे छोड़ने वाली कोई चीज होगी तो ये जो संत लोग आत्मिक दुनिया के उसमें उठ जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, हो सकती है। मेरे अनुभव में वो नहीं। अप्रिय पात्र भी इत्तेफाक से एल्योशा ही है। उर्मिला शिरीष ने अपनी जीवनी बागबां बहार में मेरी तुलना एल्योशा से की है, शायद इसलिए कि वो पात्र मुझ में इतना समाया हुआ है। मैंने उस पर एक अलग से लेख भी लिखा है कि वो, अब देखिए कि एक बच्चे को उसके भाई डिमिट्री ने बड़ी निर्दयता से उस बच्चे के सामने उसके बाप को पीटा, और उसकी वजह से वो बच्चा जो था आत्मरोगी हो गया, मनोरोगी हो गया, बेचारा आधा पागल हो गया। ये एल्योशा भाई का उसको पश्चाताप करने के लिए उस लड़के के पास जाता है, उससे उससे दोस्ती बनाता है, उसको सहारा देता है। अब इसकी कल्पना तो कोई वो भुक्तभोगी ही कर सकता है। मेरे किसी कहानी में ये चीज आई है शायद, हाँ, अभी इंडिया टुडे में कहानी उसके विशेषांक में आई थी, तो मैंने बल्लेबाज या बल्लेबाजी नाम है उसका। यहाँ एक किस्सा हुआ था जहाँ एक विधायक क्रिकेट बैट से एक साधारण निगम के कर्मचारी को मारता हुआ सड़क पर दौड़ाता ले गया था, और प्रभावशाली विधायक का लड़का था वो, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये कौन सी संस्कृति है, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उस लड़के की पीड़ा नहीं देखी थी, उसके बच्चे की, लेकिन उस बच्चे को वो चूंकि अखबार में निकला, टेलीविजन में फ्लैश किया गया कि कैसे बैट मारते हुए उसके पिता को दौड़ाया जा रहा है, तो उस बच्चे की पीड़ा मेरे मन में ऐसी उतरी कि मैंने वो कहानी ही उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी। वो स्कूल जाना मना कर देता है, उस पर क्या क्या मानसिक प्रभाव पड़ता। तो ये मतलब बताता है कि लेखक का रेंज कितना ऊपर तक जाता है। ये एक आत्मिक समस्या है। तो जहां लेखन आपका जमीन से उठता हुआ, वहां की समस्याओं से को लांघता हुआ उस स्तर पर पहुंचता है जहां वो आत्मिक को छूता है, वो बड़ा साहित्य कहलाता है। अच्छा साहित्य तो हम लोग थोड़ा बहुत लिख ही लेते हैं, बड़ा साहित्य को छूना बड़ा मुश्किल काम। टॉल्स्टॉय ने किया वो, अन्ना कैरेनिना, एकदम पतिता औरत, उस वक्त के प्यूरिटेनिकल मोरालिटी के वक्त में, जब एक बच्चे की माँ पति और बच्चे दोनों को छोड़ करके चली जाती एक सैन्य अधिकारी के प्रेम में, ऐसी को तो भाई घृणा, और उस वक्त और टॉल्स्टॉय के समय में उसको तो घृणा ही नहीं कर। लेकिन टॉल्स्टॉय की लेखन की खूबी, उन्होंने करीब करीब 100 बार इस उपन्यास के ड्राफ्ट को सुधारा था, और आज वो जिस रूप में है तो उसमें सब पाठक अन्ना को प्यार करने लगते। तो ये चीजें होती हैं कहाँ उपन्यासों में, साहित्य में, मगर विरली होती हैं। मैंने आपसे आपके प्रिय पात्र, आपकी लिखी हुई रचना का प्रिय पात्र और आपकी सबसे पसंदीदा अपनी किताब के बारे में पूछा था, लेकिन अच्छा लगा आपने हमें उस किताब के बारे में बताया, उस लेखक के बारे में बताया और उस पात्र के बारे में। उर्मिला जी ने जिक्र किया है अपनी शुरुआत में जीवनी में, एल्योशा, उतना अच्छा पात्र
मेरी नजर में अभी तक। अब मेरी अपनी किताबें भाई, एक हम लोगों की स्थिति तक पहुंचते पहुंचते बाहर लोगों की ओपिनियन और अपनी ओपिनियन, तो इनमें बहुत फासला नजर आता है। प्रिय किताब मेरी जो होगी वो बाहर लोगों के मत में उतनी खरी रचना नहीं होगी। अब मुझे अपनी प्रिय किताब, ये भी बात है कि उस वक्त लिख गई भाई, अब तो मैं वैसी लिख नहीं पाऊंगा, कोशिश भी करूं तो प्रिय हो तो क्या होता है। वो उस वक्त की दौर थी। ज्यादातर उपन्यासों को पुरस्कार मिले लेकिन उसे कोई पुरस्कार नहीं मिला तुम्हारी रोशनी में। इसका अंग्रेजी अनुवाद अभी हुआ है, इन द ग्लो ऑफ योर बीइंग। तो उसमें इत्तेफाक से कवितात्मक भाषा भी आ गई है। नागर जी का पत्र आया था कि उसकी तारीफ, लेखकों ने उसकी तारीफ की, वही मेरे लिए बड़ा सर्टिफिकेट है। बाकी अपनी किताबों के प्रति मोह में ना फंसा जाए वो अच्छा ही रहता है। मैं मेरे मेरे मुझको भगवान ने एक सिफत दी है कि वो किताब मेरे जहन से, वो परिवेश, वो सब निकल जाता है, मैं एकदम कटोरे की तरह खाली हो जाता हूँ, तभी नई चीज, नया उपन्यास आता है। अभी जैसे मैंने कोई राजनीति को विषय बनाते हुए उपन्यास नहीं लिखा था, तो एक कोरोना के वक्त में आत्मकथा के साथ ये दो उपन्यास, एक का जिक्र मैं कर चुका, हवा में चिराग, एक राजनैतिक उपन्यास है, वो भी शायद यही राजकमल ही छापेंगे। तो जनार्दन बाबू जिससे बहुत सक्सेसफुल थे, मगर उनकी पार्टी ही उन्हें किनारे छोड़ देती, तो वो उनका क्या रोल होगा, वो क्या जीवन के बारे में सोचते हैं, राजनीति में आके उन्होंने अच्छा किया है, बुरा किया, इस तरह की चीजें पर हैं। तो देखिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, बिहार से आपने नौकरी शुरू की, दिल्ली और बंबई जैसे महानगरों में रहे, आपने भोपाल को अपनी रिहाइश के लिए क्यों चुना? भाई पहले तो माशाअल्लाह मैं आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता कि आपने मेरे बारे में इतनी जानकारियां इकट्ठी कर ली कि मैं बिहार में भी रहा है, महाराष्ट्र बंबई में भी रहा, और भोपाल, तो भोपाल इसलिए चुना था क्योंकि मैं यहाँ कभी नहीं रहा था। यहाँ न मेरे कोई खास रिश्तेदार थे, न मेरी कभी पोस्टिंग रही। तो मैंने सोचा ये कि मुझे अपने लिए एकदम नया परिवेश चाहिए। यहाँ की सड़कों को भी मैं नहीं पहचानता था, यहाँ की सड़कों के नाम भी, मोहल्लों के नाम भी बड़ी अजीब है, 5 नंबर, 10 नंबर, एक बोला तो 6.5 नंबर भी है। तो ये इसलिए चुना। दूसरी वजह एक थोड़ी सी ये थी कि यहाँ तब 97 में आया, अब तो 24 साल हो गए, तब यहाँ प्रकृति बहुत थी। 10 किलोमीटर पर चले जाओ, अभी भी हैं कुछ जगह इलाके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आते हैं, घना जंगल आपको मिल जाएगा। पचमढ़ी में बहुत जाता रहा हूँ, करीब करीब 20-25 बार गया हूँ, ज्यादातर उपन्यास वहीं लिखे गए। एक वो भी वजह हो सकती है, पर मुख्य ये थी कि नई जगह चुने, नई जगह नए ढंग से रहें, और वो बात तो थी कि यहाँ मुझे एक साधारण आदमी की तरह अपनी पहचान बनानी होगी। कुछ साहित्यकार तो लोग सब कस्बों में जानते ही थे, वो जानते थे, बाकी कोई नहीं। तो
एक नई जिंदगी शुरू की, और बुरा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ आके ही मुझे सारे बड़े पुरस्कार मिले। यहाँ आके मेरा इतना लेखन संभव हुआ। नरेश मेहता कहा करते थे कि लेखक को अपना एकांत साधना आना चाहिए, कहीं भी रहे। प्रेमचंद जी के लड़के श्रीपत राय जी मुझे बताते थे कि हम लोग बच्चे थे तब कंधे में उचकते कूदते रहते थे, लेकिन उन्होंने लिखने में कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता था। मुझ में वो साधना तो नहीं है। मैं पत्नी से बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ सवेरे जब लिखता होता हूँ, कभी कभी तो उखड़ के भाग भी निकलता हूँ। उतना तो नहीं, लेकिन हाँ इतना किया मैंने कि मैं शहर में, ऐसे शहर में आ जाऊं जहाँ बहुत सोशल लाइफ उस तरह की नहीं है, अपना पूरा एकांत है, और आप लिखिए, पढ़िए, अपना जीवन जिए। हाँ, साधारण लोगों से यहाँ कांटेक्ट हो सकता है। आप सब्जी खरीदने जाइए तो सब्जी वाले वालियों से बात कर सकते हैं। अभी भी कुछ सब्जी वालियां बहुत प्रेम से देते हैं, ऐसे नागर जी की कोठे वालियां मत समझिएगा, वो बड़े प्रेम से सब्जी देती हैं तो मैं उन्हीं के पास जाके सब्जी देता हूँ। और एक तो इतनी अच्छी निकली कि मैं 20 रुपए का नोट और 200 रुपए का नोट दिए जा रहा था 20 रुपए समझ। तो उन्होंने कहा ये क्या करते हैं, ये तो 200 रुपए का है। तब मुझे ख्याल आया, मैंने कहा इस लेवल पर इतने ईमानदार लोग होते, जबकि वो बेचारी अपने पति बच्चे को लिए हुए किसी तरह रोज कमाई कर लेती, लेकिन क्या ईमानदारी। ऐसे अच्छे अच्छे लोग साधारण जो अपढ़ हैं उनमें मिल जाते। तो उन लोगों से कांटेक्ट बना रखना। ये शहर ऐसा है, महानगर जैसा नहीं है कि वो आप पर चढ़ बैठता है। ये शहर ऐसा है जहां आप अपने आप निकल सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, छाता लगा के झोला लेके एक टीचर की तरह खरीद के लिए भी निकल सकते हैं। तो साधारण आदमी से संपर्क सुविधा। तो मेरा कुछ कुछ ऐसा मानना होगा, दिल्ली में रह के साहित्य नहीं लिखा जा सकता, बहुत मुश्किल काम। छोटे कस्बे में ही होना चाहिए साहित्यकारों को। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि अगले सप्ताह ठीक इसी समय मैं ऐसी ही किसी एक शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करूंगा, उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।